नमस्कार दोस्तों, विश्व गुरु एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये है 9th क्लास की भूगोल की एनसीईआरटी। तो आज से हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी भूगोल की। तो इसमें भी आपके टोटल 6 चैप्टर हैं। ये पहला चैप्टर है जो कि है भारत, आकार और स्थिति। तो आज हम लोग अपने देश के बारे में जानेंगे कि हमारा देश दुनिया में कहाँ पर स्थित है, इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, जनसंख्या के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में कौन से स्थान पर है दुनिया में, कितना % भूभाग है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, ठीक है, किन किन देशों से सीमाएं बनाता है, ठीक है, कितने देशों से सीमाएं बनाता है, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सब इसमें आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप लोगों ने कभी अक्षांश और देशांतर के बारे में नहीं पढ़ा है तो मैं कहूँगा कि आप 6th क्लास की जो भूगोल की एनसीईआरटी है उसके शुरू का दूसरा या तीसरा चैप्टर, या शुरू के जो दूसरा तीसरा चैप्टर वो ज़रूर आप देख लेना, क्योंकि उसमें बहुत बेसिक से अक्षांश और देशांतर के बारे में बताया गया है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर प्रयास करूँगा कि अगर नहीं भी देखा हो तो भी थोड़ा बहुत समझ में ज़रूर आ जाए। ठीक है, अगर लेकिन नहीं समझ में आता है तब आपको ये है कि ये देखना चाहिए 6th क्लास का जो दूसरा चैप्टर है। ठीक है, फिर भी चलिए पहले मैप मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि मैप से चीज़ें आसान होगी समझने में। तो अक्षांश देशांतर क्या होता है थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखो भाई, हमारी पृथ्वी जो है वो लगभग गोल है, लगभग कह सकते हो आप, कद्दू के आकार की या अंडे के आकार की कह सकते हो। तो जो खड़ी रेखाएं हैं ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। इन सब रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं जो बनी हैं। और जो ये वाली रेखाएं हैं इनको अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो ये है यहाँ पर, यानी पृथ्वी के बीचों बीच भाग से जाती है। इसी को विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा भी कहते हैं 0 डिग्री को। ठीक है, तो इसके उत्तर में जो है, अब चूंकि पृथ्वी गोला है लगभग, तो उत्तर का जो आधा भाग है उसको गोलार्ध कहते हैं। तो ये उत्तरी गोलार्ध कहा जाएगा इसको। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। और जो दक्षिण वाला हिस्सा है 0 डिग्री के, उसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाएगा। तो ज़्यादातर हिस्सा हम लोगों ने पढ़ा था कि जनसंख्या जो है वो उत्तरी गोलार्ध में रहती है, ये सब पढ़ा था। तो ये चीज़ें मैप से आपको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये जानेंगे कि भारत जो है, अच्छा ये तो अक्षांशीय रेखाएं बता दी। देशांतरी रेखाएं, ये देखो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो आपने पढ़ा होगा लंदन के ग्रीनिच से गुजरती है। ठीक है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो 0 डिग्री के पूरब में जितनी रेखाएं हैं उनको पूर्वी देशांतर रेखा कहा गया। ये सब पूर्वी देशांतर हैं। तो 0 से लेकर, और चूंकि गोलाकार है तो पीछे तक जाएगी 180 डिग्री, यानी ये जो हिस्सा है ये इसके ठीक पीछे होगा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। और इधर से जब काउंट करेंगे तो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर जो है, तो ये भी यहाँ पर मिलेगा जाके, यानी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर दोनों एक ही बिंदु पर हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि हमारा देश है वो किस अक्षांश के बीच में है और किस देशांतर के बीच में, ये हमको पता करना है। ठीक है, तो अक्षांश देशांतर कैसे निकाला जाता है, टाइम कैसे निकाला जाता है, ये 6th क्लास की एनसीईआरटी का जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा और तीसरा, वो जरूर देख लेना आप। तो उसमें टाइम को निकालने को भी बताया गया है। एक और मैप आपको दिखा देते हैं फिर हम शुरू करते हैं। देखो, ये हमारे देश का मानचित्र है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो यहाँ लिखा है ना 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, तो ये हैं देशांतरी विस्तार, यानी देशांतर रेखा जो 68 डिग्री 7 मिनट, इसको मिनट पढ़ा जाता है। तो 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट से शुरुआत होती है देशांतर से लेकर, और 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार है। तो इसकी लंबाई कितनी है? ये लंबाई कितनी है? 2000, या चौड़ाई कह सकते हो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, और ऐसे ही अब जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 8 डिग्री, ये 8 डिग्री रेखा यहाँ से गुजर रही है उत्तरी अक्षांश की, तो यहाँ से शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, ये अक्षांश रेखा है। ठीक है, और यहाँ से 37 डिग्री 6 मिनट तक जाती है। ठीक है, यानी ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। तो ये लंबाई कितनी है? यहाँ पे लिखी है 3214 किलोमीटर। तो ये सब नोट कर लेना, 3214 किलोमीटर ऐसे लंबाई है, और 2933 किलोमीटर ये चौड़ाई कह सकते हो इसको हमारे देश की। ठीक है, तो ये कुछ बता दिया ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तट रेखा हमारे देश की ये है। ठीक है, और स्थलीय रेखा जो है, स्थल जो लगा हुआ है वो ये रेखा है, सीमा रेखा, ये कितने देशों से लगती है, तो ये सब हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए अब चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। तो भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि,
उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ पे जान रहे हैं कि जो चैप्टर है भारत, आकार और स्थिति के बारे में, तो ये देखो इंट्रोडक्शन, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं पहले जो शुरुआत होती है वो इंट्रोडक्शन से होती है। तो इससे एक चीज़ आप समझ सकते हो कि जैसे कभी निबंध लिखना हो आपको, या जीएस के आंसर लिखने हो, यूपीएससी का एग्जाम या स्टेट पीसीएस के लिए अगर तैयारी कर रहे हो, तो इस तरीके से खूब अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, अगर टॉपिक इस तरीके से है कोई तो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी पढ़नी चाहिए, लोग नहीं पढ़ते हैं इसको। अब स्थिति के बारे में जानते हैं। भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कि अभी हमने नीचे देखा था, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। तो ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 6 डिग्री 6 मिनट तक ये अक्षांश है और ये देशांतर है। कर्क रेखा 23.5 अंश, तो इसको 23.5 क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि एक अंश में कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। मिनट को ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो आधे मिनट में 30 सेकेंड, ये आधा डिग्री में 30 मिनट हो गए। ठीक है, तो इसको 23.5 अंश पढ़ा जाएगा, या 23 अंश 30 मिनट कर्क रेखा है। उत्तर में भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, जो कि अभी हम नीचे देखेंगे फिर से मैप में। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में, तो अब जैसे मान लो ये भारत है, मान लीजिए, तो दक्षिण पूर्व ये हुआ, ये हिस्सा दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, तथा दक्षिण पश्चिम में, तो भारत के दक्षिण पश्चिम ये हो गया में लक्षद्वीप समूह यहाँ पर है, अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इनको आप जान सकते हो। क्या आप जानते हैं भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो कि इंदिरा पॉइंट कहा जाता है या कहा जाता था, सन 2004 में जब सुनामी आई थी तो उसमें वो डूब गया था। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। आकार के बारे में जानते हैं। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। पूरा क्षेत्रफल भारत का है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये है भारत का क्षेत्रफल पूरा। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, यानी दुनिया में जितना भी क्षेत्रफल है उसका 2.4% भारत में है, भारत का क्षेत्रफल है। चित्र से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। यानी भारत से बड़े कितने देश हैं? 6 और देश हैं जो भारत से बड़े हैं। कौन कौन से हैं? रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, चाइना है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो ये 6 बड़े देश हैं जो भारत से बड़े हैं, और भारत जो है 7वां बड़ा देश है दुनिया का। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है, जो कि आपको स्थल सीमा रेखा यानी कि जो स्थल से लगती है अन्य देशों से। तो ये तो तट रेखा हो गई। ऊपर की ये जो रेखा है जो पाकिस्तान से लगती है, चाइना से लगती है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से लगती है, तो ये स्थलीय रेखा हो गई। तो भारत की स्थल सीमा रेखा जो है वो 15,200 किलोमीटर है, और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ में अगर उनको भी मिला लिया जाए तो 7,516.6 किलोमीटर। तो इनको आप नोट जरूर कर लेना। तो स्थलीय सीमा इतनी है और समुद्री तट रेखा जो है वो इतनी है, महाद्वीपों को, वो द्वीप समूहों को मिलाकर। ठीक है जी, चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 82.5 डिग्री, या कह सकते हो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है। मानक यामोत्तर यानी जो टाइम लाइन है भारत की वो यहीं से गुजरती है। अब ऐसा क्यों माना गया है ये बहुत डिटेल में बताया गया 6 क्लास की एनसीईआरटी में, तो वहाँ से आप देख लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम यानी अगर ये मान लो भारत है ऐसे करके मान लीजिए, तो ये हो गया उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, और उत्तर तथा उत्तर पूर्वी यानी उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है। नवीनतम बलित पर्वत यानी हिमालय पर्वत जो है वो। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। ठीक है, तो नीचे जो है पतला होता चला आया है। इसके पश्चिम में अरब सागर है, किसके? भारत के पश्चिम में अरब सागर, तथा भारत के पूर्व में जो है वो बंगाल की खाड़ी स्थित है। चित्र में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। तो अभी हम देखेंगे, जैसा कि अभी हमने देखा कि 68 डिग्री से लेकर
68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, ये मुझे याद है क्योंकि बहुत बार पढ़ रखी है एनसीईआरटी के। ठीक है, तो लगभग 30 डिग्री का अंतर है इसके अक्षांशी, जो देशांतरी विस्तार में भी 30 डिग्री का अंतर है, और लगभग जो है अक्षांशी विस्तार में भी और देशांतरी विस्तार में भी 30-30 डिग्री का लगभग अंतर है। परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा जो है कम प्रतीत होता है। तो कम कैसे प्रतीत होता है, इनके यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये जो लंबाई है वो ज़्यादा है चौड़ाई की अपेक्षा। तो लंबाई अभी हमने कितनी देखी थी, 3214 किलोमीटर जो है वो ऐसे है, और 2933 किलोमीटर वो ये चौड़ाई ऐसे है। ठीक है, तो यानी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है यहाँ पे, ये बताया गया है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, ये भी हम लोगों ने 6 क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ा था अच्छी तरीके से। तो सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है भारत का, गुजरात है। सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। यूपीएससी में शायद 2015 में आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि सीमा किन किन देशों से मतलब भारत के जो पश्चिमी छोर है और पूर्वी छोर है वो कहाँ कहाँ से है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। जो टाइम लाइन उसको माना गया है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने 6 क्लास में पढ़ा था, ज़रूर देख लेना, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, तो यहाँ पे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है दोबारा। भारत तथा विश्व, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। अब देखो यहाँ पे बताया गया कि भारतीय भूभाग जो है वो एशिया महाद्वीप, चूँकि ये एशिया महाद्वीप है तो इसके पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है, और एशिया महाद्वीप का दक्षिणी हिस्सा है ये। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया ये आपको। ठीक है, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। तो यहाँ से फिर से देख लो, ये है हिंद महासागर। तो एशिया के जो पूर्वी देश हैं यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, और ये यूरोप के यहाँ से जो देश हैं यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है ये। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, यानी बीचों बीच में पड़ता है लगभग भारत। देखिए दक्षिण का पठार यानी ये हिस्सा भारत का, ये वाला जो हिस्सा नीचे का हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए कौन, हिंद महासागर। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। ठीक है, क्योंकि इसीलिए इसका नाम हिंद महासागर यानी हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक फैक्ट लिखा हुआ है जिसको आपको याद रखना चाहिए। यूपी पीसीएस में एक बार पूछा भी जा चुका है कि स्वेज नहर कब खोली गई थी। तो सन 1869 में 1869 में स्वेज नहर जो है कि खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। ठीक है, तो कैसे कम हो गई, दरअसल ऐसा था कि पुराने समय में व्यापारी लोग जो है उस समय एरोप्लेन तो होते नहीं थे, तो समुद्री मार्ग से ही आया करते थे ज़्यादातर, या स्थल से आते थे। तो वास्को डी गामा वगैरह ये यूरोप है। ठीक है, तो यहाँ से पूरा अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए तब हमारे देश को आते थे। तो बहुत लंबा, महीनों लग जाते, 6-7 महीने लग जाते थे लकड़ी की नाव पे जब आते थे वो। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब 1869 में 1869 में ये स्वेज नहर है, यहाँ पर स्वेज नहर है, ठीक है याद रखना, ये खोल दी गई। तो क्या हुआ कि यूरोप के जो लोग थे वो यहीं से निकल आते थे, इधर से भूमध्य सागर होते हुए इधर से निकल आते थे भारत। तो इससे क्या हुआ, 7000 किलोमीटर उनका जो रास्ता था वो कम हो गया, बच गया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है विश्व के 7 बड़े देश। ठीक है, तो सबसे बड़ा देश है रशिया, ये क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है रूस, उससे छोटा कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, फिर है चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। इनको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जनसंख्या भी लिखी हुई है, वो क्षेत्रफल भी दिया गया है मिलियंस में, 3.28 मिलियंस यानी 32 लाख ऐसे करके। आगे बढ़ते हैं। ये मैप जो कि हम लोग देख चुके हैं, भारत जो है 7 देशों से सीमाएं बनाता है। कौन कौन से, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से मिलती है, क्योंकि टेढ़ी बेढ़ी दिख रही है इसीलिए
जो है, हालांकि ये सबसे लंबी सीमा है भारत की जो किसी दूसरे देश से बनाती है। तो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से है, उससे छोटी सीमा है चाइना से है, ये चीन है, ठीक है, ये चाइना से मिलती है, और उसके बाद पाकिस्तान से लगती है, ठीक है, और उसके बाद नेपाल से लगती है, उसके बाद म्यांमार से लगती है, म्यांमार ये रहा, और उसके बाद भूटान से, और उसके बाद अफ़गानिस्तान से सबसे छोटी सीमा रेखा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं लेकिन मैंने बता दिया आपको। ये जो है 82.5 डिग्री, ये जो रेखा है इसको भारत की टाइमलाइन माना गया है। अब यहाँ लिखा है भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग। ये इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजर रही है, ठीक है। 8 राज्यों से गुजरती है भारत के, यहाँ से देख लीजिए 8 राज्यों से। अभी नीचे और देख लेंगे, एक मैप दिया गया है, ये देखिए कर्क रेखा जा रही है जो कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है। 8 राज्यों से, कौन कौन राज्यों से? गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। चलिए, तो भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए। तो भारत जो प्राचीन यात्री आए थे वो दर्रों से आए थे, पर्वतों के बीच से, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। लोगों को पता ही नहीं था समुद्र से किधर जाना है। उस समय सैटेलाइट्स वगैरह तो थे नहीं कि जीपीएस ऑन करके पता चल जाए, लगा लें एकदम और निकल पड़े। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। किन मार्गों से? जिनसे लोग आवागमन होता था। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके, ठीक है। यानी भारतीय ज्ञान इस तरीके से पहुँचता रहा। और व्यापार के मामले में मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। यानी आदान प्रदान हुआ, हमारी संस्कृति का प्रभाव उन पर पड़ा, उनकी हमारी पर पड़ा, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन जो तिब्बत का हिस्सा है, नेपाल और भूटान के साथ, तथा पूर्व में म्यांमार तथा बांग्लादेश के साथ जो है, ठीक है। तो 7 देशों से है। क्या आप जानते हैं सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे। तो 2 प्रकार के राज्य आज़ादी से पहले थे। कौन कौन से थे? एक तो प्रांत थे, दूसरे रियासत थे। तो प्रांत जो थे वो अंग्रेज़ों के कब्जे में थे, और रियासत जो थे वो राजाओं के उसमें थे, लेकिन राजाएं भी जो इंग्लैंड की संप्रभुता महारानी थे उनके अंडर में काम करते थे, ठीक है। लेकिन जब आज़ादी मिल गई तो भैया देश आज़ाद हो गया हमारा। तो यहीं पे बताया गया। तो प्रांत और रियासत थे, 2 प्रकार के राज्य थे। तो वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे, और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा यानी राजाओं द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था, ठीक है। तो ये बताया गया यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो देख ही चुके हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र कौन कौन से हैं? एक श्रीलंका है और मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता जिसको किस नाम से जाना जाता है? पाक जल संधि के नाम से। पाक जल संधि यानी पाक स्टेट, PAL के इसकी स्पेलिंग है, पाक स्टेट या पाक जल संधि, तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। तो मालदीव कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में, एशिया के मानचित्र में इसको आप देख सकते हो, ठीक है। बस इतना ही चैप्टर था, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट था और कई चीज़ें इसमें पूछी जा सकती हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन बनाया गया, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। देखो, राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो पूर्वी देशांतर की बात कही गई, ये इसकी कही गई। तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो ये सब कर सकते हो आप बड़े आसानी से। जैसे ये अगला पूछा गया है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से
किस देश को छूती हैं। अब देखो यहाँ सिक्किम की बात की गई तो यूपी तो लगता नहीं है। सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं जी, यानी ये भारतीय राज्य हैं, इनकी सीमाएं किस देश को छूती हैं। तो ये नेपाल को छूती हैं, क्योंकि नेपाल से उत्तराखंड भी लगता है, यूपी भी लगता है, बिहार भी लगता है, पश्चिम बंगाल भी लगता है, सिक्किम भी लगता है। ठीक है, तो ये सब कर सकते हो आप। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा। जल्दी अगले चैप्टर में मिलते हैं। तो ये चैप्टर कैसा रहा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।